भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं उनको आईना दिखा दिया। जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। दिन भर की गहमा गहमी के बाद कि आखिर किस पार्टी ने बढ़त बनाई है, कौन बड़े मंत्री कौन बड़े नेता ने अपने जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर बढ़त दर्ज की है, यह सभी चीज़ तो आपने दिन भर देखा है, सुना है। अनेक व्हाट्सएप ग्रुपों में या फिर निर्वाचन आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको देखने को मिल ही रही थी। उसके साथ ही साथ न्यूज़ चैनल के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर, और उसके साथ ही साथ अनेक टीवी चैनलों पर भी दिन भर की जो भी परिणाम, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम है, वह सब आपको देखने को मिला ही। अब इस चुनाव में क्या हम यह कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को एक शानदार जीत मिली है, या फिर यह कहा जाए कि शर्मनाक जीत मिली है? कारण ये है कि एक 10 साल जो पुराना प्रधानमंत्री है, जिसका डंका विदेशों में बज रहा है, जो राम मंदिर बनवा दिए, धारा 370 हटवा दिया, अगर वो महज 1.5 लाख की मार्जिन से, 1,52,000 की मार्जिन से अगर जीतते हैं तो यह कोई बड़ी जीत नहीं है। वही अपोजिशन में जिसको पप्पू कहा जाता था, वो 2 लोकसभा यानी कि केरला के वायनाड से लगभग 4 लाख वोट, शायद इसमें कुछ 10,000 ऊपर नीचे हो सकता है, वहाँ से भी 4 लाख वोट से हाईएस्ट मार्जिन के साथ विजयी हुए हैं। और वही अगर हम लोग रायबरेली की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 3,90,000 के कुछ समथिंग वोटों से विजयी हुए हैं। जिसको पप्पू कहा जाता था वह इस चुनाव का एक हीरो साबित हो रहा है। कारण ये है, हालांकि इनको हार मिला लेकिन विपक्ष इतना मजबूत हुआ, इसके पीछे क्या कारण है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कि किस गठबंधन को कितनी सीटें मिली है, कौन से बड़े नेता कौन से बड़े मंत्री को कितनी वोट मिली है, कौन कहां से विजयी हुए हैं, कौन कहां से हारे हैं। बात हम लोग कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी की भी करेंगे। किसने परिणाम आने के बाद क्या कुछ कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चर्चा हुई, उस वीडियो को भी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, चाहते हैं किसी प्रकार के खबरों से अपने आप को रूबरू रख सके, तो बस कुछ नहीं, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन लिखा है उसको टच कर देना है। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बाजू में जो लाइक का बटन दिख रहा है उसको लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद अन्य लोगों तक आप शेयर अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की चर्चा की ओर। तो इसके अनुसार से एनडीए के पास अभी तक, यानी कि रात्रि के 9:30 बजे जब इस वीडियो को शूट किया जा रहा है, तब एनडीए गठबंधन के पास 291 यानी कि 291 सीटें एनडीए के पास है, जिनमें से 240 बीजेपी की सीट है और बाकी के जो सीट है वह उनकी गठबंधन की है। वही अगर हम लोग इंडिया गठबंधन की बात करें जो कि कांग्रेस की है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव उसमें दिखाई पड़ते हैं, उसकी क्या स्थिति है? उसमें अभी तक के 234 सीट पर उन्होंने जीत हासिल कर चुके हैं, जिसमें से 99 सीट जो है कांग्रेस के पास है, यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। वही बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी की, जो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे 10 सालों तक, और आगे भी संभावना है कि नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। उनको टोटल वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा में लगभग 6,12,970 वोट मिले हैं, और उनका जो जीत का मार्जिन है महज 1,52,513 है। महज कहने से पीछे मेरा कारण ये है कि देश के जो सिटिंग पीएम हैं वह अगर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े जो अहम फैसले हैं जिसको आज से पहले कभी भी किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया था, जिनमें से हम लोग राम मंदिर को भी ले सकते हैं। हालांकि राम मंदिर को साइड में रखूँगा क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लेकिन नरेंद्र मोदी को इसलिए सामने लाया जा रहा है क्योंकि आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी काफ़ी लंबे समय से लगे हुए थे राम मंदिर को लेकर के। वही धारा 370 की बातें तो आप सब जानते ही हैं, नोटबंदी की बातें भी आपसे अनभिज्ञ नहीं हैं, और बस्तर में जो माओवादी ख़त्म करने की बात है वह भी आपसे अनभिज्ञ नहीं है। यही कारण है कि बस्तर में, जिसको हम लोग बस्तर का शेर कहते हैं, बस्तर का दिग्गज नेता भी कहते हैं,
कवासी लखमा जी इस बार हार चुके हैं और महेश कश्यप जी इस बार वहां से विजयी हुए हैं बस्तर से। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस को मिल पाई है, वो है ज्योत्सना महंत जो कि कोरबा से है। उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सभी राज्य के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, सभी राज्यों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना करके रखेगा। वही अगर हम लोग आगे बढ़े, नरेंद्र मोदी की बात तो आप सबने जान ही लिया कि किस प्रकार से महज 1,52,000 वोट से ही विजय हुए हैं। वही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार जी एक दूसरे को इस प्रकार से टक्कर दे रहे थे, मानो कि दो शेर आपस में लड़ाई लड़ रहे हो और एक शेर हो तो दूसरा सवा शेर हो। दोनों ही दिग्गज नेता माने जा रहे थे। एक और कन्हैया कुमार जो कि दमदार प्रवक्ता के रूप में उभरे हैं कांग्रेस की ओर से, और मनोज तिवारी को तो आप जानते ही हैं जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार है, जाने माने अभिनेता है। वह भी इससे पहले भी दिल्ली में वो जो है सांसद रहे थे और दिल्ली के भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी जो है 1,38,778 वोटों से विजयी हुए हैं। वही बीजेपी से ही मंत्री रहे एविएशन मिनिस्टर जिनको कहा जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि गुना लोकसभा से इस बार लड़ाई लड़ रहे थे और उनको कुल 9,23,302 वोट मिली है और जो जीत का मार्जिन है 5,40,929 का है। अब आप बोलेंगे कि 5,40,000 ये तो हाईएस्ट मार्जिन है, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हाईएस्ट मार्जिन के साथ जो है किसने जीता है यह भी हम आपको बता देते हैं। तो विदिशा लोकसभा से शिवराज सिंह चौहान जी को लगभग 11,16,460 वोट मिली है, जिनमें से जीत का जो अंतर है 8,21,408 का है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको इस बार 8,21,408 वोट से भारी विजय इस बार मिली है। वही गांधीनगर से अमित शाह जी जो कि भारत के गृह मंत्री भी रहे और जिसको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, उनको 10,10,972 वोट मिली है, जिनमें से 7,44,716 वोट का अंतर है। यानी कि इतने वोटों से अमित शाह जी ने जीत दर्ज किया है। और वही कभी कभी यह भी कहा जाता है कि तुम्हारी जीत से ज़्यादा हमारी हार की चर्चा होती है। तो इस श्रृंखला में हम किसको रखेंगे, तो इसमें हम लोग अमेठी में किशोरीलाल शर्मा ने 1,67,196 वोट से स्मृति ईरानी को शिकस्त दिए हैं। कौन है स्मृति ईरानी, इस बात से आप अनभिज्ञ नहीं होंगे। दरअसल स्मृति ईरानी जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री रही है। इससे पूर्व में जब 2019 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो मंत्रालय है उसका एक अभिन्न हिस्सा भी रही। स्टार प्रचारक के रूप में भी वह कार्य कर रही थी, जिस प्रकार से देखा गया कि छत्तीसगढ़ में भी वह चुनाव प्रचार के दौरान आती रही। लेकिन उसके बाद भी अमेठी में, उत्तर प्रदेश के अमेठी में, जिसको राम राज्य कहा जा रहा था, जिसको यह कहा जा रहा था कि अयोध्या में जिस प्रकार से राम आ गए हैं, अयोध्या में उसी प्रकार से बीजेपी आएंगे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी आएंगे, भारत में बीजेपी आएंगे। लेकिन अगर हम लोग अपने धार्मिक बाइसेस को साइड में रखें तो यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है, जिसमें सिर्फ जुमलेबाजी की ही जीत होती है। दरअसल यह कहने के पीछे मेरा कारण यह है कि कभी भी कोई भी पार्टी, चाहे वो सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो, बड़े बड़े दावा करते हैं, यह सिर्फ जुमलेबाजी और दिखावे की होती है। वही हम लोग बात कर लेते हैं मनोज तिवारी जी की, क्योंकि मनोज तिवारी जी तो हाईलाइट रहते हैं और कई बार ऐसे ऐसे बयान भी दिए हैं, विवादित बयान दिए हैं, जिसके चलते उनका चर्चा होता ही रहता है। तो वही मनोज तिवारी जी को जो है, मनोज तिवारी जी ने कन्हैया कुमार को लगभग 1,38,778 वोटों से शिकस्त दिया है। यह एक बड़ी जीत है, क्योंकि कन्हैया कुमार जो है एक नामी राजनेता और युवाओं में जोश भरने वाले नेता के रूप में साबित हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आप सबको पता है कि किस प्रकार से राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाए थे, हाथ से हाथ जोड़े थे। उसके बावजूद भी कन्हैया कुमार किस प्रकार से मनोज तिवारी से हार गए, यह आप सबको पता चल ही गया। वही लोकसभा चुनाव के हीरो राहुल गांधी की बात करते हैं, जिनको रायबरेली में 3,90,030 मतों से विजयी हुए हैं और वायनाड में, जो कि केरला में है, केरला के वायनाड लोकसभा से 3,64,422 मतों से विजयी हुए हैं। वही उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश को राम राज्य माना जा रहा था,
फरवरी में जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया तब विपक्षी दल के जो नेता है वह उस राम मंदिर उद्घाटन का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले राम मंदिर का उद्घाटन करना यह मोदी जी का एक स्ट्रेटेजी हो सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर के, इसलिए इसका विरोध भी किया जा रहा था। लेकिन क्या कुछ हुआ यूपी में यह भी आपको बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो है 80 सीट है, जिनमें से लगभग 37 सीट समाजवादी पार्टी के पास है, बीजेपी के पास जो है लगभग 33 सीट है और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास लगभग 6 सीट है। दरअसल समाजवादी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है गठबंधन की सरकार रही है, माफ़ कीजिएगा गठबंधन के साथ वे इस मैदान पर उतरे थे, दोनों साथ में ही लड़ाई लड़ रहे थे और दोनों मिला के लगभग 43 सीट इंडिया के पास है, यानी कि इंडिया गठबंधन के पास है और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में इस बार बहुमत हासिल की है। हालांकि यह बहुमत पूरे देश को लेकर के नहीं है, लेकिन राज्य में जो है बढ़त इंडिया के ही पास है, इंडिया गठबंधन के पास। वही हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जो है 11 में से 10 सीट बीजेपी के पास है, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कोरबा की सीट गई है। कौन है कोरबा की सीट के प्रत्याशी? तो कोरबा सीट से प्रत्याशी है ज्योत्सना महंत जी। दरअसल ज्योत्सना महंत जी जो है इससे पूर्व में छत्तीसगढ़ के मंत्री रहे, चरणदास महंत जी की धर्मपत्नी है और उन्होंने इस बार लगभग 43,283 मतों से विजयी हासिल की है और अपोजिशन में बीजेपी के दिग्गज नेत्री रही सरोज पांडे जी को शिकस्त दी है। आखिर क्या कुछ बड़े राजनेताओं ने कहा, परिणाम आने के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कुछ कहा, यह भी आप इस वीडियो में देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटा सा हमारा यह प्रयास है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर प्रयास आपको पसंद आया हो तो बाकी के लोगों तक आप शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, मैं सुरेश साहू हूं और हमारे आज के सहयोगी साथी हमारे मित्र भोला साहू के साथ आप झापड़ न्यूज देख रहे हैं। भाई और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा
कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला। बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। We, as we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there, and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. राहुल जी, खड़गे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका
दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाएं। आप सरकार के 2009 में 2009 में हाँ नहीं, 2009 में तो क्या बात नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी। ये आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। अब मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? नहीं, देखिए, हम एक कोलिशन के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, देखिए, ये बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं, वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टेनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी, मैं मोहित हूँ न्यूज नेशन से। सर कहते हैं, आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आखिरी सवाल, और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है।